नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग साइंस का जो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसका ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पहले चैप्टर में कौन कौन सा चीज़ हमको पढ़ना है, यानी कौन कौन से उसमें टॉपिक्स है। और उसमें हमने एक चीज़ पे डिस्कस किया है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की बनावट, मतलब मिट्टी को कैसे बनाया जाए। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद है सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। तो आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। तो पहले में से ये वसुधा जी हैं, तो वसुधा जी से आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में भी डिस्कस हम लोगों ने किया था, तो आज यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, इनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये उसका जवाब देंगी और समझाने का प्रयास करेंगे। जो चीज़ें नहीं समझा पाएंगी मैं समझाऊंगा। यदि आपको कुछ और पूछना है एक्स्ट्रा, तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हमने ये तय किया है कि अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सोइंग एंड सीड सिलेक्शन। तो सबसे पहले वसुधा जी आप बताइए कि सोइंग क्या चीज़ होता है। Sowing is the process of putting seeds into the soil. यानी कि sowing यानी बुआई, वो एक प्रोसेस यानी एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग बीज को मिट्टी में डालते हैं। यानी कि बीज को मिट्टी में डालने की प्रक्रिया को हम लोग सोइंग यानी कि बुआई कहते हैं। अच्छा, तो सोइंग करने से पहले हमको सीड का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो हम किस प्रकार के सीड्स को सोइंग के लिए अच्छा मानेंगे? उससे सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि वो सीड्स गुड क्वालिटी की हो, यानी अच्छी क्वालिटी हो उनकी। हाँ। दूसरा कि वो हेल्दी हो। हाँ। और तीसरा वो क्लीन यानी साफ हो। तो गुड क्वालिटी किस प्रकार के सीड्स को कहेंगे? वो डिजीज फ्री हो या फिर डिजीज रेजिस्टेंट हो, और वो क्या कहते हैं, उन्हें वायरस या फिर कोई इन्फेक्शन ना लगे। तो कुल मिलाकर इनका कहने का मतलब है कि जो गुड क्वालिटी का सीड्स होता है वो डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि रोग प्रतिरोधक वाली बीज होना चाहिए, और साथ साथ में वो इन्फेक्शन फ्री हो। तो ऐसे सीड्स को हम क्या कहेंगे? गुड क्वालिटी के सीड्स। और दूसरा है कि दूसरा कौन सा बताइए? हेल्दी सीड। हेल्दी सीड की पहचान कैसे करेंगे हम? हेल्दी सीड की पहचान ऐसे होनी चाहिए कि जैसे वो सीड्स, कोई कोई आप सीड्स देखते हैं बिल्कुल अच्छे स्वस्थ रहते हैं। मतलब आप देखते हैं जैसे चने के हम लोग सीड्स ले लें, वो क्या कहते हैं कुछ दम बिल्कुल गोल रहते हैं और कुछ थोड़े पिचके या फिर चुचके टाइप के रहते हैं। वो छोटे छोटे उसमें होल भी हो जाते हैं, जैसे कुछ में कुछ कीड़े मकोड़े खा लेते हैं तो एकदम खोखला हो जाता है। तो हम इस जो डैमेज सीड इसको कह सकते हैं, जो खोखला हुआ है, कमजोर है ना, टूटा फूटा है, तो ऐसे सीड्स को हम कहेंगे डैमेज सीड। तो डैमेज सीड को अच्छे सीड से कैसे अलग किया जाए? उसका एक एक्टिविटी है जिसमें हमें एक बकेट लेना है। उसमें हम हाफ बकेट से पानी भर लेंगे, यानी आधा बाल्टी उसमें पानी भर देंगे। अकॉर्डिंग टू सीड्स, जैसे सीड्स हो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक बाल्टी ले लेते हैं, उस बाल्टी में पानी भर देते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमारे पास जितना भी सीड्स है हम वो सीड उस बकेट में डाल देंगे। कुछ टाइम बाद देखेंगे कुछ जो बीज रहेंगे वो क्या करेंगे, नीचे बैठ जाएंगे, यानी कि नीचे वो डूब जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, और कुछ पानी के ऊपर तैरने लगेंगे, यानी फ्लोटिंग करने लगेंगे। जो पानी के ऊपर तैर रहे होंगे वो सीड्स खराब हैं, इसलिए क्योंकि वो जो बैक्टीरिया रहते हैं या फिर कीड़े मकोड़े रहते हैं वो उनको अंदर से खा लेते हैं, खोखला हो जाता है, उसके अंदर एयर आ जाती है तो वो हल्के हो जाते हैं, तो वो ऊपर आ जाते हैं। हम उन सीड्स को हटा लेंगे और जो नीचे सीड्स रहेंगे वो हमारी गुड क्वालिटी की सीड्स रहेंगी। गुड क्वालिटी और हेल्दी सीड्स रहेंगी। और क्लीन सीड अपने आप क्लीन हो जाएगा। हाँ, पानी में रहने से। तो हमको ऐसी सीड्स लेना चाहिए कि बता रही हैं कि गुड क्वालिटी की सीड्स होना चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए और क्लीन होना चाहिए। और ऐसा सीड्स होना चाहिए जो कि डिजीज रेजिस्टेंट हो, माने कि रोग प्रतिरोधक मतलब बीज होना चाहिए, और साथ साथ में और क्या होना चाहिए, उसको क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए। दूसरी चीज, बुआई करने से पहले आप क्या करेंगे? हमने सीड्स ले लिया, सीधे बो देंगे क्या? नहीं, उसके पहले हम लोग वो जो सीड्स रहेगा उसको फंगीसाइड कर लेंगे। यानी कि जब हम लोग उसकी बुआई करें तो उससे फंगस वगैरह ना लगे। अच्छा, तो उसको फंगीसाइड कर लेंगे। तो उसके बाद फिर उसके बाद बुआई करते हैं। तो बुआई करने का तरीका आप बताएंगे कैसे? मिट्टी कैसे होनी चाहिए और क्या मतलब उसका तरीका कैसे होना चाहिए बुआई करने का? सबसे पहले बुआई करते वक्त हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी सॉइल वो मॉइस्ट हो, यानी नमी हो सॉइल में। उसके बाद फिर सोइंग करते वक्त उसकी प्रॉपर डेप्थ हो और प्रॉपर सीजन और प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए उसमें। अच्छा, मतलब इनका कहने का मतलब जो भी सीड को हम बो रहे हैं
वो कैसा होना चाहिए, एक प्रॉपर सीजन में होना चाहिए, प्रॉपर टाइम में भी होना चाहिए, हाँ, ना। और साथ साथ में प्रॉपर डेप्थ होना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। समझने वाली बात है कि प्रॉपर सीजन, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर डेप्थ और प्रॉपर डिस्टेंस, ये हम थोड़ा समझ कम पा रहे हैं। और आपने कहा कि सॉइल थोड़ा मॉइस्ट होनी चाहिए। मॉइस्ट होनी चाहिए, नमी होना चाहिए। सॉइल मॉइस्ट होने का कारण क्या है? सॉइल मॉइस्ट अगर होगी उसमें हम सीड्स डालेंगे, मान लीजिए हमारी सॉइल में मॉइस्चर नहीं है और हम लोगों ने इसमें सीड्स डाला, तो सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए वाटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो वाटर होगा उसके ऊपर को जो कवर यानी उसके ऊपर जो छिलका रहता है वो उसको क्या कहते हैं, कमजोर नम कर देता है। हाँ। तो वो क्या होता है, अपने आप वो खुल जाता है, तो उसके अंदर जो रूट रहता है वो क्या होता है, वो निकलता है, बाहर आता है। लेकिन अगर वो हार्ड वैसे रहेगा तो फिर उसमें क्या कहते हैं, उसमें से रूट्स तो बाहर आएंगे नहीं, मतलब ठीक तरीके से जर्मिनेट नहीं नहीं होगा। होगा। दूसरी चीज है प्रॉपर सीजन, प्रॉपर टाइम। प्रॉपर सीजन और प्रॉपर टाइम, सबसे पहले बात आती है प्रॉपर सीजन की। हाँ। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि 2 सीजन के क्रॉप्स होते हैं, एक राबी और एक खरीफ क्रॉप। हाँ। राबी क्रॉप जो होते हैं वो विंटर सीजन के होते हैं, हाँ। उसमें जैसे वीड्स आते हैं। तो अगर हम लोग गेहूं को खरीफ क्रॉप यानी कि बारिश के मौसम में उसे ग्रो करेंगे तब वो ग्रो तो होगा नहीं, उसको ठंडी का मौसम चाहिए। हाँ। उसका जो क्या कहते हैं सीजन है वो विंटर का है। या फिर हम लोग अगर पैडी यानी कि राइस जो उसको हम लोग ठंडी में करेंगे तो ठंडी में नहीं ग्रो होगा, क्योंकि उसको पानी की ज्यादा जरूरत है और ह्यूमिडिटी उसको चाहिए। अच्छा, यानी कि एक सीड्स को प्रॉपर सीजन में हमको उसको सोइंग करना है, बोआई करना है। तो प्रॉपर सीजन समझ में आ गई बात कि ठंडी वाला जो जैसे राबी की बात कर रहे हैं, गेहूं है, चना है, मटर है, ये ठंडी के सीजन में पैदा होता है, तो ठंडी के सीजन में बुआई करना चाहिए। तो ये, लेकिन उसमें अगला आपका जो है, आपने बोला है कि प्रॉपर टाइम। ये प्रॉपर टाइम क्या मतलब है? प्रॉपर टाइम का, जैसे हम लोग ठंडी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ। उसमें हम लोग जैसे गेहूं हमारा वीट है, उसको हमें ग्रो करने का मानते हैं हम लोग, ये जैसे नवंबर हो गया या फिर दिसंबर जनवरी, इस टाइम बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो हम लोग उसका उसी टाइम सोइंग करें। लेकिन वो सोइंग करने का टाइम नहीं है, उसका एक मेन टाइम है जो कि अक्टूबर टू नवंबर उसकी सोइंग करने का टाइम पीरियड है। तो हम उसी में सोइंग करेंगे उसकी, इसलिए क्योंकि वो उस टाइम उसमें वो अपना मैच्योर होता है, बढ़ता है, और उस टाइम वो उसको मतलब हम लोग सोइंग करते हैं, इसलिए जिससे उसको बढ़ने का टाइम हाँ, मिले। मतलब सीजन होना है। ठंडी के सीजन में तो गेहूं पैदा होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है, ठंडी का महीना अगर देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होता है और लगभग ये फरवरी मार्च तक चलता है। तो ये थोड़ी है कि हम इसको फरवरी में ले जाकर के इसकी बुआई कर दें या जनवरी में करें। उसका जो प्रॉपर टाइम है वो है अक्टूबर से नवंबर है। तो इस बीच में क्या करना है, हमको गेहूं की बुआई कर देना है। तो यहाँ पर प्रॉपर सीजन, प्रॉपर टाइम, और तीसरा आपका है प्रॉपर डेप्थ। हाँ, तो प्रॉपर डेप्थ में क्या होता है? प्रॉपर डेप्थ, सबसे पहली बात, एक हम लोग जैसे हमारी सॉइल है, लैंड है, उसमें हम लोग सीड्स को सोइंग करें सीड्स का, तो उसमें हमको ये ध्यान देना हो कि उसकी डेप्थ इक्वल हो, इसलिए मतलब सही हो उसकी, उसका डेप्थ प्रॉपर हो, मतलब न ज्यादा ऊपर होना चाहिए न ज्यादा नीचे होना चाहिए। मतलब एक निश्चित गहराई में होना चाहिए, डेप्थ में होना चाहिए। हाँ। अगर ज्यादा मान लीजिए गहरा होगा तो क्या समस्या हो जाएगी, या ज्यादा बाहर अगर चला गया है, ऊपर हो गया है, तो क्या समस्या होगी? देखिए, अगर ज्यादा ऊपर होगा तो सनलाइट उसको ज्यादा उस पर पड़ेगी, तो वो जो सीड होगा वो सूख जाएगा, या तो ये होगा, या फिर जो कीड़े मकोड़े हैं या फिर चिड़िया जो है वो उनको चुग जाएंगे, मतलब खा लेंगी। इससे भी सीड जो हमारा है वो मतलब वेस्ट हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा, सोइंग मतलब वो उसे प्लांट नहीं आएगा। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में है तो उस पर इतना प्रेशर होगा सॉइल का, इतना प्रेशर कि उसमें से जो उसमें क्या कहते हैं, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा उस टाइम उसको, और वहां तक वाटर भी ना पहुंचे, हो सकता है ऐसा हो, और वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। कुल मिला के जर्मिनेट नहीं होगा तो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ज्यादा गहराई नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा ऊपर होना चाहिए। इसका एक प्रॉपर डेप्थ होता है, तो उस प्रॉपर डेप्थ पर इसकी जो है बुआई करनी चाहिए। और चौथा आपका है प्रॉपर डिस्टेंस। तो ये प्रॉपर डिस्टेंस, ये प्रॉपर डिस्टेंस की जरूरत इसलिए होती है, अगर हम लोग अगर दूर दूर सीड्स लगाते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर डिस्टेंस होती है, तो जो सीड्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए अच्छा स्पेस मिल जाता है और उनको सनलाइट भी मिल जाती है अच्छे से, उनको न्यूट्रिएंट्स, वाटर सब आराम से मिल जाता है, एयर। लेकिन अगर सब एक पास पास रहेंगे सारे सीड्स, तो उनके पीछे कंपटीशन होने लगेगा सनलाइट के लिए, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, एयर, स्पेस। तो हो सकता है बहुत कम ही वहां पे 2-4 ही प्लांट जो माइक्रोब्स है वो ग्रो करे और बाकी सब खराब हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे हमारे। तो इससे बचाने के लिए हमको अच्छा, तो इसका कुछ आप मेथड बता सकती हैं कि जो सोइंग का मेथड है, ये कौन कौन से मेथड है? सोइंग के 2 मेथड होते हैं, एक तो मैनुअली मेथड होता है और एक क्या कहते हैं हम लोग मैकेनिकली करते हैं। तो मैनुअली में क्या होता है? मैनुअली में हम लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, यानी कि पहले से पहले खेत जोत दिया जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे जो सीड्स रहेगा उसको अच्छे से ऐसे मतलब हाथ से हम उसको स्कैटरिंग कर देंगे। मतलब
हाथ से बुआई कर देंगे, छींट देंगे। हाँ हाँ हाँ, तो जो अब इनका कहने का मतलब है कि जो सोइंग का मेथड है वो दो टाइप का होता है। एक को मैनुअल मेथड कहा गया है, दूसरे को मैकेनिकल मेथड कहा गया है। मैनुअल मेथड में क्या होता है, हाथ से इस्तेमाल करते हैं, मतलब हाथ से उसकी बुआई करते हैं, उसको छींटते हैं, या हम उसको कहेंगे स्कैटरिंग करते हैं। तो इस जो हाथ से स्कैटरिंग किया जाता है इसको ब्रॉडकास्टिंग भी कहा जाता है। तो दो नाम है मैनुअल का, एक ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है, दूसरा मैनुअल मेथड कहा जाता है। इसमें क्या होता है, समस्या क्या होती है इसमें? इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग इससे तो फेंक तो देते हैं सबसे पहले बात की। हाँ। उसके बाद फिर कहीं कहीं हो सकता है सीड्स बहुत ज्यादा पास पास आ जाए उनकी, और दूसरी बात उनकी डेप्थ भी अच्छी नहीं होती है, कोई बहुत ज्यादा ऊपर ही रह जाते हैं, कोई मतलब उसकी प्लाउइंग करते तो काफी नीचे भी चले जाते हैं, और काफी सारे तो एक साथ मतलब काफी सारे बीज एक साथ भी हो जाते हैं, मतलब उनकी स्पेस सही नहीं रहता है, उनके बीच में डिस्टेंस अच्छा नहीं रहता है इसमें। तो इससे यही नुकसान होता है। देखिए, अगर हम हाथ से बुआई करेंगे तो अगर हम ऐसे इस तरह छींटते हैं, इस तरह छींटने का मतलब है ये निश्चित नहीं होता है कि समान रूप से माने इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो, माने समान रूप से चारों तरफ ये पड़ा रहे। तो इसमें क्या होता है, जब हाथ छींटते हैं तो कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। छींटने के बाद हम इसकी जुताई करते हैं, जुताई करेंगे तो कुछ बीज बहुत अंदर चला जाएगा, कुछ बीज एकदम ऊपर ही रह जाएगा, कुछ सही लेवल में आएगा जब इसके ऊपर पाटा चलाया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर मैनुअली हम लोग सीड्स की बुआई करते हैं तो मैनुअली करने में दिक्कत ये होती है कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर अगर बीज ग्रो कर रहा है तो उसको आपको निराना पड़ेगा, यानी वहाँ से एक्स्ट्रा जो पौधे आ गए हैं उसको निकालना पड़ता है। और साथ साथ में आपको पता है कि ज़्यादा ज़्यादा सीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि वेस्टेज होगा सीड्स का, यही नुकसान होता है। दूसरा आप बताइए कि दूसरा जो मेथड है वो मैकेनिकल मेथड है, ये क्या होता है मैकेनिकल मेथड? मैकेनिकल मेथड में यानी कि हम लोग वहाँ पे चलो यहाँ ब्रॉडकास्टिंग करते हैं मैनुअली में, वहाँ पे एक सिस्टम एक होता है, उसमें क्या कहते मशीन हैं, होती है। मशीन होती है, उसके अंदर क्या कहते हैं सबसे, उसमें एक तरीका उस मशीन को क्या बोला जाता है? उस मशीन को ना कहते हैं सीड ड्रिल। अच्छा, उसको सीड ड्रिल कहा जाता है। हाँ, तो उसमें एक फनल होता है ऊपर, हाँ, आयरन का फनल। चलिए हम इसे आप बताते जाइए, बना देते हैं। मान लीजिए फनल हो गया इसका। उसके बाद फिर उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं स्ट्रॉ, यानी कि बहुत सारी पाइपें लगी होती है। अच्छा, इसमें जो है बहुत सारी पाइपें, मान लीजिए इस तरह पाइप प्लास्टिक की लगी होती है, ऊपर चौड़ा होता है, नीचे से पतला होता चला जाता है। अच्छा अच्छा, इस तरह मान लीजिए। और आगे जो हमारा क्या होता है वो प्लाव होता है, यानी कि हल होता है। हाँ, उससे वो जितने हल होते हैं उतने वो उससे जुड़े रहते हैं, वो पाइप्स हल के नीचे जो प्लाव शाफ्ट होता है वहां से वो जुड़े रहते हैं। उसके बाद से जब हम लोग उसकी एक डेप्थ रखते हैं, क्योंकि जो हमारे प्लाव जो रहेगा यानी हमारा जो हल रहेगा वो सब प्रॉपर डिस्टेंस पे रहते हैं। तो जब उसको हम लोग मतलब उसको चलाते हैं या फिर उसे जुताई करते हैं तो एक एक करके सीड्स जो होते हैं बराबर डिस्टेंस पे जाते हैं, और डेप्थ भी उनकी अच्छी रहती है। साइड से उनकी जो डिस्टेंस रहेगी वो इक्वल रहेगी, सही रहेगी, लेकिन हो सकता है आगे पीछे से कुछ पास और कुछ दूर हो जाए, मगर इसके बहुत कम ही चांस रहते हैं इस चीज अच्छा, तो इनका शायद ठीक से समझा नहीं पा रही हैं। इनका कहने का मतलब जो मैकेनिकल मेथड होता है, मैकेनिकल मेथड में एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, उस मशीन को क्या कहते हैं, सीड ड्रिल कहा जाता है, ठीक है ना। और सीड ड्रिल में क्या होता है, ऊपर एक फनल लगा होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फनल ही ना। हाँ। तो इसको एक फनल लगा होता है और उसमें से पत्ती पत्ती पाइपें लगी होती निकली होती है। ये पाइपें 3 4 5 6 जितने उसमें हल होते हैं उतने, मतलब हल में जितने फल होते हैं, हम लोग हल में बताते हैं फल लगा होता है, नीचे जो मिट्टी को खोदता है, यानी कि जो फरो बनाता है, नाली बनाता है, तो उतने पाइप होते हैं, ऊपर ही चौड़ा होता है, नीचे पतला होता है। तो क्या होता है, जब इसकी बुआई करना होता है किसी सीड्स का, तो इसको जो है इस सीड ड्रिल को हल में बांध दिया जाता है। अब मान लीजिए इसमें 3 है तो उसमें भी 3 हल होंगे नीचे, मतलब ऊपर लगेगा उसमें 3 फार होगा, हम लोग गांव में फार कहते हैं या उसको फल कहा जाता है, उसी के पीछे इसको बांध देंगे। तो जितने फल होंगे उतने फरो बनाएगा, यानी उतनी नालियां बनाएगा, और नाली की गहराई आपके अनुसार होगा। आप ऊपर से दबाव ज़्यादा डालेंगे तो नाली जो है ज़्यादा गहरी बनेगी, अगर आप हल्का दबाव डालेंगे तो एकदम ऊपर ऊपर चलेगा, मीडियम दबाव डालेंगे तो एकदम जितना आप चाहते हैं उतना बनेगा, मतलब वो आपके अकॉर्डिंग होता है। तो सीड ड्रिल उसी के पीछे बंधा रहेगा, और इसमें जब सीड डाली जाती है तो इस पाइप के माध्यम से ये नीचे जो फरो बनता है, नाली बनता है, उस नाली में बीज गिरना शुरू कर देता है। अब इसकी भी जो दूरी होती है 1 2 3, मान लीजिए 3 हल लगे हैं, तीनों की एक निश्चित दूरी होती है, तो बीज भी उसी निश्चित दूरी पर गिरेगा, इनका कहने का मतलब है। और मान लीजिए जो हल आगे की तरफ चल रहा है तो
कहीं बीज थोड़ा ज़्यादा भी कम हो जाएगा, लेकिन ये कि जो स्कैटरिंग विधि है, जो आपका मैनुअल विधि है, उसकी अपेक्षा बहुत ही सही तरीका होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर डिस्टेंस भी मिल जाएगा, प्रॉपर डेप्थ भी मिल जाएगा, और सबसे अच्छी बात इसमें है जब आप इसको लेबलिंग करते हैं तो मिट्टी से इसको कवर भी अच्छा से कर देगा। यही सीड ड्रिल का फायदा होता है। सीड ड्रिल का फायदा ही बता दीजिए, ऐसे क्या एडवांटेज है सीड इसका? ड्रिल के एडवांटेज ये होता है, सबसे पहले बात कि जो सीड ड्रिल होते हैं वो हम लोगों का टाइम बचाती है। कैसे? क्योंकि हम लोग एक ही साथ उसमें क्या कहते हैं, उसे जोताई भी कर देते हैं, उसे फरो भी बना देते हैं, और साथ में उसमें हम लोग सीड्स यानी मतलब सोइंग भी कर देते हैं, और पीछे से एक पर्सन जो रहेगा वो लेवलिंग भी करता चला जाएगा। नहीं, लेबलिंग तो बाद में होता है। पहले क्या होता था, सीड ड्रिल नहीं रहता था, लोग जब मैनुअली करते थे तब भी ऐसे खेत को पहले जुताई किया जाता था। एक आदमी क्या है, बैल के पीछे चल रहा है, खेत को जोत रहा है, लेकिन एक साथ में एक मान लीजिए बन रहा है नाली, तो उसमें एक व्यक्ति क्या करते थे, उसमें गेहूं या जो भी कुछ अनाज है उसको गिराते थे, तो एक आदमी लगता था। लेकिन अब जो आदमी अनाज गिरा रहा था, वहां पर एक आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी अनाज गिराने के लिए, वो क्योंकि सीड ड्रिल में ही सीड ड्रिल लगा है, सीड ड्रिल में अनाज को रख दिया गया है, तो एक आदमी ऐसे बच जाता है। इससे हम लोग क्या है, जो लेवलर होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। और लेवलिंग क्या है कि नाली जब बनती है तो नाली में बीज गिर रहा है, तो उसके ऊपर जब पाटा चलाया जाता है, यानी कि लेवलर चलाया जाता है, हम लोग हेंगा गांव में कहते हैं, तो उसको चलाते हैं तो क्या होगा, मिट्टी को गिराता चला जाएगा, तो जो बीज है वो पूरी तरह कवर्ड हो जाता है। ठीक है, और उसके चांसेस भी खत्म हो जाते हैं कि वो बर्ड्स यानी चिड़ियों के द्वारा खा लिए जाएंगे। उसके बाद फिर उसका जनरेशन जो होता है वो अच्छा होता है, उनकी डेप्थ बहुत अच्छी होती है इस सिस्टम से, सीड ड्रिल से, और उसमें उनकी डिस्टेंस भी सही होती है, और उनके पीछे किसी भी चीज़ का कंपटीशन नहीं होता है कि उनको सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, और मिनरल्स के लिए उनमें कंपटीशन भी नहीं होता है। वो तो और सीड की वेस्टेज भी वेस्टेज कम होता है। मेन चीज ये है कि वेस्टेज कम होता है, जो हमें लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ती है वो भी कम पड़ जाती है, यानी कि बचत ज्यादा होता है इसमें। तो चलिए, एक और चीज है इसी में सोइंग में, जैसे हम लोग कभी कभी धान को लगाते हैं, धान क्या है, पहले एक खेत से दूसरे खेत में ले जाकर लगाते हैं ना, हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। अच्छा, उसको ट्रांसप्लांटिंग कहा जाएगा, ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो ये ट्रांसप्लांटेशन क्या चीज है, थोड़ा हमको आप समझा दीजिए ठीक से, मतलब हमको, माने कि हमारे साथ जो भी लोग हैं, बच्चे हैं, उन सबको समझाइए। उसमें हम लोग एक छोटा सा हमारा फील्ड रहता है, सबसे पहले उसमें हम लोग जो धान यानी जिसको नर्सरी कह सकते हैं ना, हाँ, नर्सरी या क्यारी लोग बनाते थे छोटे छोटे, नर्सरी। हाँ, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारे सीड्स रहते हैं उसके पैडी यानी धान के या फिर चावल के, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले उसमें ग्रो कर देते हैं। तो जब एक टाइम बाद वो छोटे छोटे प्लांट्स उसमें जो आ जाते हैं, तब हम लोग उसमें से जो छोटे प्लांट्स आते हैं, और उसमें से जब हम उन प्लांट्स को निकालते हैं तो उसको हम लोग सीडलिंग कहते हैं। उनको इसलिए निकाला जाता है क्यों पहले उसको निकाला, चलिए हम इसको समझा देते हैं, इनको थोड़ा समझ में, ये समझा नहीं पा रही, समझ तो रही है, तो चलिए हम इसको आपको बता देते हैं। देखिए, बहुत सारे अनाज ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट आप उनको खेत में छींट देते हैं, या खेत में इसके साथ सीड ड्रिल के द्वारा बुआई कर देते हैं, और वहीं उगता है, वहीं ग्रोथ करता है, अंत में वहीं बड़ा होकर के वो फसल तैयार हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फसल हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं, जिनको पहले क्या होता है, एक क्यारी में, एक नर्सरी में उनको उगाया जाता है। उसके बाद फिर जब वो छोटे छोटे हो जाते हैं, जिसको कि सीडलिंग कहा जाता है, तो उसको क्या करते हैं, सो वहां से उखाड़ कर जो बड़ा फील्ड है उसमें ले जाकर उनकी रोपाई की जाती है। रोपाई करने का मतलब ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए सब्जी है, अब सब्जी हम टमाटर की बात करते हैं, तो टमाटर बहुत छोटा पौधा होगा, जब बोया जाएगा बीज, अब हम क्या करेंगे, दूर दूर बीज तो रखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, एक छोटी सी क्यारी, एक नर्सरी तैयार करते हैं, जिसमें हम बीज को बोते हैं, तो वहां से क्या होगा, जर्मिनेट होगा और ग्रो करके एक छोटा सा पौधा बनेगा, बहुत सारे पौधा बनेंगे। तो अब छोटा सा पौधा है, अब यहाँ पर हम बात करें आपको, मान लीजिए यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पौधे इकट्ठा हो गए हैं, अब यहाँ से एक पौधे को हम निकाले और यहाँ पर लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पे ये ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद इसमें ब्रांचेज निकलेंगी, बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी, बहुत सारी पत्तियां निकलेंगी, मतलब इसको यहाँ पर ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ रही है ना। तो इसलिए हम टमाटर के एक पौधे को ले जाकर यहाँ पर लगाए। पहले यहाँ पर जो पौधे है टमाटर का, इसको हमने कहा सीडलिंग, और यहाँ से हम उखाड़ करके यहाँ पर लगाए बड़े खेत में, इसको हमने कहा ट्रांसप्लांटिंग। इसको ट्रांसप्लांटिंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद, और ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए उनको स्पेस की, या ग्रो करने के लिए, या डेवलप करने के लिए, जो भी कुछ है, उनको काफ़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि आपस में
एयर के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए कंपटीशन ना होने पाए, सनलाइट के लिए कंपटीशन ना होने पाए और वो बढ़िया तरीके से ग्रो करें। जब बढ़िया से ग्रो करेंगे तो अच्छी पत्तियां होंगी, अच्छा पत्तियां होंगी तो वो पत्ती ही भोजन बनाती है। आप जानते हैं कि जो प्लांट का फूड फैक्ट्री होता है या किचन होता है, पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, तो ज़्यादा अच्छा भोजन बनाएंगे तो अच्छे अच्छे टमाटर होंगे। तो इस टमाटर की मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, टमाटर भी है, बैगन है, मिर्चा है, माने चिली है, इन सब का क्या होता है, क्यारी में, नर्सरी में उनको सीडलिंग की जाती है, फिर वहां से लेकर ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। आप धान को भी देख सकते हैं, जो पैडी का जो क्रॉप है उसमें क्या होता है, पहले नर्सरी में सीडलिंग की जाती है, उसके बाद फिर वहां से उनका ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। इसका कारण ये है कि जो प्रॉपर तौर से वो ग्रोथ कर सकें, बस इतना, इसी ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैन्युअल और फर्टिलाइजर क्या चीज़ होता है, इसके बारे में डिटेल बातचीत करेंगे और आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइए आपको कैसे लग रहा है। नमस्कार।